हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। आवाज सबको क्लियर है? यस सर। गुड इवनिंग सर। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट। एक सेकेंड ना, ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ फटाफट ज्वाइन करवाने का। ठीक है, तब तक बाकी बच्चे ज्वाइन कर दे। तब तक ये क्वेश्चन पुरानी एक जो क्लास में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट कवर किया था अपने लास्ट क्लास में, याद है? यस हेलो, सर। ठीक है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन सबने पढ़ लो एक बार फटाफट। ए बी सी थ्री वेक्टर से और एक कंडीशन हमको गिवन है क्या, कि इनका सम 0 के बराबर है। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस स्केलर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, जहां पे हमको तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो बताओ क्या तरीका अपनाए अपन, क्या अप्रोच अपना अपन को? ये कंडीशन गिवन है। सर सर हाँ इसका बोल, स्क्वायर कर सकते हैं, फिर उसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे ना। यस स्क्वायर सर सेम करोगे? भाई। अच्छा अच्छा, स्क्वायर करोगे तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगी? सर जैसे मॉड एक का स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ए डॉट ए। अच्छा, इसका तो मतलब मॉड्यूलस का स्क्वायर करना चाहते हो आप? सर हाँ सर। हाँ सर। पर अगर मॉड्यूलस का स्क्वायर करोगे तो क्या ये वाला टर्म क्रिएट हो रहा है? सर एक बार होगा, करके बिल्कुल देखना होगा। पड़ेगा सर। ठीक है, करके देखो, बताओ कितना आ रहा है फिर। तो इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर की वैल्यू, अब देखो इस तीनों का सम वेक्टर 0 है तो इसका मॉड्यूलस तो 0 होगा। तो इसकी मॉड्यूलस का यस स्क्वायर का सर। फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर आप लोग क्या होगा। तो कैसे लिखोगे इसको? इसको अपन ऐसे लिख तो सकते इसको हैं, ए सेम प्लस वेक्टर बी प्लस सी प्लस डॉट ए सी प्लस बी डॉट प्लस। ए प्लस बी प्लस सी। राइट, वेरी गुड। ठीक है, कर सकते हैं ये भी। देखते हैं करके इससे अपना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए डॉट ए कितना हो जाएगा? मॉड ए का वन। स्क्वायर है ना, मतलब मॉड ए का स्क्वायर, राइट। फिर क्या क्या बनेगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर यहां से आएगा प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, है ना, चेक करते जाना। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर भी आएगा। फिर सी के साथ सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये बन रहा है सबका? यस सर। ठीक है, यस सर। यहाँ अब तीनों का मॉड पता है अपन को, इनका स्क्वायर कर देंगे तो क्या क्या आ जाएगा? 1 प्लस 16 प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट। सर -21/2 आ रहा है। हाँ, अब तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, चलिए बढ़िया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं पुराने टॉपिक से एक चीज कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, तो पहले ध्यान समझना। लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी कोप्लानर, उसके पहले वाले क्लास में कोप्लानरिटी और कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसके नोट्स भी आपको। अच्छा, ये वेक्टर जो चल रहा है ना, इसके नोट्स साइड बाय साइड बनाते रहना, क्योंकि देखो वेक्टर और 3D काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, लेकिन इसके नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो मैंने आप जो पिछले क्लासेस में जो आपको क्लास नोट्स भेजे हैं, शॉर्ट नोट, उन्हीं से आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो कोप्लानरिटी कोलिनियरिटी से चीजें मैंने बताई थी, और उससे रिलेटेड थ्योरम भी बताई थी। अब एक वर्ड और यूज होता है कभी कभी क्वेश्चन में, लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये दो तरह के वर्ड यूज होते हैं। वेक्टर जो होते हैं वो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये कभी कभी चेक करने को पूछते हैं। तो डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक, जैसे मान लो वेक्टर है ए और बी, तो ये एक दूसरे पे अगर डिपेंड कर रहे तो मतलब ये क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट। मतलब अगर एक वेक्टर दूसरे का कुछ लेमडा टाइम से, या फिर ए वेक्टर प्लस लेमडा प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू 0, इस तरह से, मतलब आपस में ये सब क्या आप क्लियरली देख पा रहे हो? डिपेंडेंट है, मतलब एक की वैल्यू दूसरे पे क्या कर रही है? डिपेंडेंट हो रही है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेक्टर। और दूसरी चीज, ऐसे वेक्टर को हम और क्या बोलते थे? अगर ए इक्वल टू लेमडा बी है तो यहाँ से एक और कंडीशन क्या आती थी? ए और बी कैसे होंगे? पैरेलल। पैरेलल, कोलिनियर, राइट। ए और बी कैसे भी होंगे? Yes, sir. कोलिनियर भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ से ये भी बोल सकते हैं तो जितने भी पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर है वो सारे के सारे क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। तो कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन में चेक करने को आए कि भैया ये डिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप ये कंडीशन अप्लाई करके देख लो, कोलिनियर पैरेलल वगैरह अगर आ रहे हैं, अगर कोलिनियर पैरेलल आ रहे हैं मतलब वो क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब इंडिपेंडेंट मतलब कैसे होंगे? जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब जो नॉन कोलिनियर हो। ऐसे वेक्टर जो कैसे हो? नॉन कोलिनियर, नॉन प्लेनर। ठीक है, जो अपनी मर्जी से किधर भी हो सकते हैं, मतलब वो ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि दूसरा वेक्टर कहाँ पे है। ए बी सी अपनी हिसाब से कहाँ पे भी हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दो तरह के वर्ड आपको कभी कभी क्वेश्चन कुछ कुछ जगह यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखना।
ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई डेफिनेशन भी बता रखी है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन थ्योरम क्या बता रही कि इंडिपेंडेंट के बारे में, कि अगर मान लो जैसे आपको मैंने बताया था अगर कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर है तो वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। और मान लो इस तरह से कुछ दिया है कि एक्स ए वन वेक्टर प्लस वाई बी वन वेक्टर प्लस जेड सी वन वेक्टर इक्वल टू मान लो 0 दिया हुआ है, नल वेक्टर। और क्वेश्चन में बोला गया कि ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर डिपेंडेंट है तो हो सकता है क्योंकि ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है या फिर कोप्लेनरिटी की कंडीशन है। लेकिन अगर मान लो ये बोला कि इंडिपेंडेंट है, क्या बोला है, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है फिर भी अगर 0 आ रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मतलब कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर नॉन प्लेनर टाइप। यहां से फिर बताओ क्या कंडीशन आएगी, आपको बताया था एक बार मैंने, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अगर ये नल वेक्टर के बराबर आ रहा है तो यहाँ से हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, बताओ। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 बताया था उसने मैंने। कोफिशिएंट इनके स्केलर जो ये होंगे ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट है इसका मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या है, समझ में आ रहा है? हेलो, है ना, Yes, आ sir. रहा है, क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ये बस वर्ड्स को थोड़ा सा डिफाइन याद करना। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में यहाँ लिख दी है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स, मान लो कुछ वेक्टर्स इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ, अगर मान लो ये कंडीशन गिवन है, देन इट हैज ओनली अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन ये वर्ड वहां पे यूज हुआ था डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब Yes, इसका एक ही सॉल्यूशन का क्या आएगा कि ये x1 x2 x3 इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0। इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर है? ये जितने भी कोफिशिएंट है स्केलर मल्टीपल इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0, अगर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो। क्लियर है? और डिपेंडेंट है मतलब डिपेंडेंट है तो फिर तो ये 0 हो सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ देखो कंडीशन दे दी इस पे, कभी कभी बस ये 4 कंडीशन आपको ध्यान रखनी, ज्यादा इसको डिटेल में मत पढ़ना। ये एडवांस में ज्यादा डिटेल, मतलब मेंस में इतना डिटेल में कम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा बेसिक। तो उसके लिए मैंने बस ये तुम्हारा पेज ही काम का, मतलब ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, अभी मैंने बताया था नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो कैसे हो जाएंगे वो, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको क्वेश्चन के में यूज कर सकते हैं। तो अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, आर लीनियरली डिपेंडेंट। नॉन कोप्लेनर है तो अगेन इंडिपेंडेंट, कोप्लेनर है तो डिपेंडेंट। ठीक है, 4 वेक्टर इन अ 3 डायमेंशन स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 4 वेक्टर को अपन हमेशा किसी ना मतलब 4 वेक्टर को आप क्या कहते हैं उसको, लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, मतलब एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी सपोज इक्वल टू, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर सम स्केलर एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ये इसके लिए एक थ्योरम होती है, उसका प्रूफ भी होता है। ठीक है, लेकिन उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, क्या कि 4 वेक्टर अगर दिए 3 डायमेंशनल स्पेस में तो वो हमेशा कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। इसके प्रूफ में हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस ये हल्का सा पॉइंट अगर कभी यूज हो तो आप ध्यान रख लेना। अगर 4 वेक्टर के बारे में बात करें 3D में तो वो कैसे होंगे, डिपेंडेंट। इसके अलावा बाकी 3 वेक्टर या 2 वेक्टर के बात करें तो अगर नॉन कोलिनियर नॉन प्लेनर होंगे तो इंडिपेंडेंट, कोलिनियर या कोप्लेनर होंगे तो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानना, बस इतनी सी हल्की सी थ्योरी आपको बस ध्यान रखनी है इस टॉपिक के बारे में। तो 4 वेक्टर्स के बारे में क्या होगा? 4 वेक्टर के बारे में ये बोला गया कि 4 वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हैं तो वो हमेशा कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सर एक बार ये लीनियरली डिपेंडेंट वाला टर्म समझा दीजिए। डिपेंडेंट मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे मतलब ए इक्वल टू लेमडा बी हो गया, ठीक है, या फिर एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया, या फिर एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जेड सी हो गया। मतलब क्या हो रहा है, एक ये 2 वेक्टर या 3 वेक्टर की वैल्यू आपस में एक दूसरे पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, तो ऐसे बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन थी कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर की। तो अगर वेक्टर कोलिनियर या कोप्लेनर होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, डिपेंडेंट। जैसे मान लो अगर मैं जैसे ये बात करता हूँ, जैसे मान लो 3 वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, अब ये पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो वो इसके कुछ ना कुछ लैम्डा टाइम्स होगी। मान लो ये हो जाएगा 4a टाइप्स, ये हो जाएगा मान लो कुछ 1/2a टाइप या फिर 2a टाइप। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक जैसे हैं, डिपेंडेंट। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। और जो बिल्कुल भी अलग जा रहे हैं उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, सर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ट्रिवियल मतलब कि जिसमें एक ही तरह का सॉल्यूशन हो, सिंगल सॉल्यूशन, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन में आता था, याद है, ट्रिवियल सॉल्यूशन यस Yes, sir. मैट्रिक्स में, वही है बस। ठीक है, चलिए हेलो देखो एक सर। एग्जांपल, बस छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे देख लो, बस एक थोड़ा सा इलस्ट्रेशन है, ज्यादा डिटेल में हमको जाना नहीं है। बोला कि द हेलो पोजीशन सर। वेक्टर ऑफ थ्री वेक्टर a b and c आर गिवन, प्रूव दैट a b एंड a c आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे हमको 3 पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर गिवन है, पॉइंट a, पॉइंट b एंड पॉइंट c।
और बोला गया है कि ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर डिपेंडेंट है, ये शो करो। तो डिपेंडेंट है मतलब क्या शो कर दो कि मतलब वो एक दूसरे पे या किसी स्केलर की तरह से डिपेंड कर रहे होंगे। तो क्या करा इन लोगों ने, देखो ध्यान से, पॉइंट ए के बारे में हमको दिया था, पॉइंट बी के बारे में दिया था, पॉइंट सी के बारे में दिया था। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लिया, क्योंकि ए बी और एसी के बारे में चेक करना था। तो ए बी वेक्टर निकाल लिया, द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर निकाल लिया एसी वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ए बी और एसी को जब निकाला, फिर इसको इन्होंने क्या कर दिया, लेट मान लिया कि ए बी इक्वल टू या फिर ए सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी, और वहां से लेमडा की वैल्यू पता कर ली। मतलब लेमडा कोई ना कोई आ रहा है, लेमडा आ रहा है मतलब ये देखो ये क्या है, ये कंडीशन किसकी होती है, कोलिनियरिटी या कोप्लेनरिटी की, सॉरी कोलिनियरिटी की। तो यहाँ से आपको क्या बोलते हैं कि देन दीस आर डिपेंडेंट, दीस आर डिपेंडेंट। क्लियर है? देखो डिपेंडेंट मतलब आपको बस यही चेक करना है, कोलिनियर या कोप्लेनर। अगर कोलिनियर आ गया, कोलिनियर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, मतलब क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। नॉन कोलिनियर आया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है? जैसे एक और ये बोला 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट अगर स्पेस में है तो कोप्लेनर है कि नहीं, ये चेक करना है। 4 पॉइंट के बारे में क्या चेक करना है, कोप्लेनर है कि नहीं। तो मान लो इन 4 पॉइंट को नाम के दीजिए, देखो ध्यान से, पी क्यू आर और एस। तो 4 पॉइंट को नाम दीजिए पी क्यू आर एस। अब ये एक प्लेन में आ रही कि नहीं आ रही, इसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या बोला, अगेन लेट अस कंसीडर 3 वेक्टर पी क्यू पी आर एंड पी एस। अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर हो गए, इसका मतलब ये चारों पॉइंट क्या आ जाएंगे, कोप्लेनर आ जाएंगे। और 3 वेक्टर को कोप्लेनरिटी चेक करने का ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा है कि 3 वेक्टर कैसे कोप्लेनर चेक करते हैं। एक को दूसरे के स्केलर टाइप्स में लिखते हैं, और यहाँ से दो इक्वेशन से दो एक्स और वाई की वैल्यू आती है। अगर वो थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या है, तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। ये याद है? यस सर। ठीक है, ऑलरेडी इस पे अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, चलिए ओके। ये सब थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप था लास्ट क्लासेस का। अब आज का जो नया टॉपिक है वो है आपका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ध्यान से फटाफट पढ़ते हैं इसको। अब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या, जैसे डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, और उसको हम क्या बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट ना। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर ए और बी को इस तरह से प्रोडक्ट करते हैं ताकि जो आंसर आता है, आउटपुट आता है, वो एक वेक्टर आता है। पिछली बार आंसर अपना क्या रहा था, स्केलर आ रहा था, इस बार आउटपुट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और इसका जो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे समझना है, ध्यान से देखो। इस बार क्या होगा, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इस बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा के साथ। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा एन कैप। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ए क्रॉस बी का, और इसका डायरेक्शन क्या मान लिया, एन कैप मान लिया। सो वेयर एन कैप इज व्हाट, कैसे बोलता था एन कैप, जल्दी बता दो। एन कैप वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट यूनिट वेक्टर तो है, लेकिन वो ए और वेक्टर और बी वेक्टर के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए और बी जिस भी देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। दो वेक्टर कहां पे भी वो हमेशा कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। तो दो वेक्टर कोप्लेनर, तो एन जो एन वेक्टर आएगा, ये जो एन कैप आएगा, तो ये एन कैप क्या होगा, उन दोनों ए और बी के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दोनों ए और बी के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे हैं, उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर मेरा एन कैप आएगा। मतलब वो वेक्टर ए के साथ तो परपेंडिकुलर होगा ही, और बी के साथ तो परपेंडिकुलर होगा ही सही, लेकिन उसके अलावा पूरे प्लेन के साथ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो एन कैप होगा वो परपेंडिकुलर टू ए एंड ऑल्सो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर है? अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखो, परपेंडिकुलर वेक्टर ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये ऊपर वाला वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, नीचे वाला वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। तो अब ऊपर लेंगे कि नीचे लेंगे, इस डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या यूज किया गया, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है कि फिंगर्स को अगर आप ए से बी की तरफ रोटेट करोगे, जैसे आपका ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना है, किसका पता करना है, ए क्रॉस बी। तो फिंगर को ए से बी की तरफ रोटेट करना है, पहले ए है फिर बी है, तो ए से बी की तरफ अगर आप रोटेट करोगे राइट हैंड की फिंगर हो, तो थंब का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या डिनोट करेगा, एन कैप। क्या आपको सबको पता है ये सब चीजें कैसे डिनोट करते हैं? हाँ सर। यस सर। स्कूल में आपने निकाला ही होगा कि अगर ये वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ए से बी की तरफ फिंगर को आप रोटेट करोगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो आपको एन कैप देगा। सेम यहाँ पे मान लो ए इधर है, बी इधर है, तो ए से बी की तरफ अगर मैं राइट हैंड को अपने राइट हैंड को रोटेट करूंगा फिंगर्स की, तो थंब मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से है तो। क्या है, क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके। और इसका मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। बच्चे के मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं क्या कोई? आप लोग तो ऑटो मतलब डायरेक्ट आ गए थे ना सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई किसी ने कोई लिंक भेज देना ग्रुप में, एक जना। चलो मैं ही भेज देता हूँ, एक सेकंड। भेज रखा है सर ग्रुप में ऑलरेडी। भेज रखा है? यस सर। एक बार वो भेज देता हूँ मैं।
चलो ये प्रॉपर्टी देखो एक बार फटाफट, तब तक मैं लिंक भेजता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपको मैंने बताया कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड थीटा, वेयर अगेन थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, या तो उनकी टेल को मैच कर दो या तो हेड को मैच कर दो। फिर आपको ये अगेन यही, आप ए क्रॉस बी करने से एक जो हमें वेक्टर का जो डायरेक्शन मिलता है वो कैसा मिलता है, इसके परपेंडिकुलर मिलता है, इसके क्या मिलता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मतलब ये टाइप से एन कैप। ठीक है, एक मिनट, फिर कौन बच्चा रह गया वापिस से। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो एन कैप होगा। तो देखो ध्यान से, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा, के कैप। क्या है पता है, आई और Yes, जे sir. के परपेंडिकुलर कौन होगा, के, Yes, जे और sir. के परपेंडिकुलर कौन होगा, आई, और के और आई के परपेंडिकुलर कौन होगा, ये। अच्छा ये कैसा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। एन कैप उल्टा हो जाएगा। डायरेक्शन मान हाँ, लो upward डायरेक्शन है, अपोजिट हो जाएगी, जैसे मान लो opposite direction है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो एन कैप का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, अपवर्ड्स आएगा, ये एन कैप हो जाएगा। Yes, sir. और बी क्रॉस ए अगर करेंगे, तो बी क्रॉस ए अगर आप करोगे, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो बी से ए का क्रॉस करेंगे तो एन कैप का डायरेक्शन क्या आएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी क्रॉस ए। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा दोनों का सेम, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो उसमें क्या लग जाता है, आगे माइनस साइन, नेगेटिव वेक्टर हो जाते हैं एक दूसरे के, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये बोला, जो स्केलर होता है कोई भी सी, उसको आप कहां पे भी या तो ए के साथ, बी के साथ या बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ बोलो सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाएंगे प्लीज। सर एक बार ये थोड़ा रिवाइज कर देंगे, मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। नहीं कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे जल्दी से देखो फटाफट यही बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे हमें वेक्टर मिलता है। ठीक है, यस सर। ओके, पर आज तो B4 की बैच थी, आप तो 14 में हो ना शायद। नहीं सर 14 में नहीं। ओके चलो ठीक है, तो ये देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड होगा, और एन कैप मतलब एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ए क्रॉस बी की बारे या फिर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आउटपुट क्या आएगा, वेक्टर, और ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी के जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, यस ओके सर। ये कुछ प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट के आई क्रॉस, आई और जे का क्रॉस करेंगे तो के आ जाएगा, जे और के का क्रॉस करेंगे तो आई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आई क्रॉस आई कितना आएगा, जीरो, क्योंकि दोनों, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों आई क्रॉस आई मतलब थीटा जीरो और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, राइट। तो ए क्रॉस ए करेंगे तो जीरो। तो भी जीरो आएगा, मतलब दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक चीज और बोली गई है कि अगर दो अलग अलग वेक्टर मान लो ए और बी, अगर इससे क्रॉस प्रोडक्ट करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, थीटा जीरो होगा या तो पाई होगा, थीटा जीरो या पाई है, मतलब वेक्टर कैसे होंगे, या पैरेलल या फिर कोलिनियर। क्लियर है, कोलिनियर। आ रहा है समझ में, ओके यस सर। Yes. ठीक है। या तो अच्छा दूसरा चीज, मान लो मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो, तो अगर मान लो मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा तो अब एंगल कुछ भी हो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया फिर तो क्या हो जाएगा, फिर भी आंसर आएगा जीरो। तो अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनका दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये खैर आगे जाके डिटेल में हम देखेंगे, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। अभी तो यहाँ पे बस लिखा दी प्रॉपर्टी कि डॉट और क्रॉस को अगर आप इंटरचेंज करोगे, मतलब सीक्वेंस एबीसी का सेम रखना है, लेकिन क्रॉस को अगर डॉट की जगह इंटरचेंज करें दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है, चलिए सर ये बी सर, एक डॉट बारी सी F क्रॉस से भी वाली- यही होगा, क्या
सर ये बी डॉट सी क्रॉस ए भी सेम ही होगा। हाँ साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो वो ही रहेगा, लेकिन वो अपन आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। वो वेक्टर सर एक ट्रिपल बारी प्रोडक्ट। हाँ सर एफ वाला पॉइंट बता दीजिए। एफ मतलब कुछ नहीं, सी एक स्केलर है तो स्केलर को तो आप किसके साथ भी रख सकते हो। सी क्या है कि स्केलर, मान लो 2 है तो 2 को आप ए के साथ रखो या बी के साथ रखो या बाहर रख दो, फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ओके सर। मतलब जी स्केलर सर। जो होता है, स्केलर में आप उसकी वैल्यू कहाँ पे भी रख सकते हो, वो फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर ए और बी, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो देता है, जैसे इसका जो मैग्नीट्यूड है ना ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा जो उससे हमको मिलेगा, क्या मिलेगा। बेसिकली देखो होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हम एक चीज पढ़ते हैं, मान लो अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है ए एक साइड है बी और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में इसको अच्छे से डिराइव किया गया है, फिर बाद में वो पढ़ेंगे। तो अगर मान लो एक साइड है एक साइड है बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है हाफ बेस इंटू मतलब सॉरी हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी इंटू साइन थीटा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। मान लो अगर एक साइड है ए, ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ट्राइंगल जिसकी एक साइड ए है एक साइड बी है और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ए बी इंटू साइन थीटा। तो अगर इसको मान लो, अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ अगर तो ट्वाइस अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू साइन थीटा। तो मतलब अगर एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिससे जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका जो एरिया होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो अपना जो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने करा है, इसका मैग्नीट्यूड हमको क्या इंटरप्रेट कराता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका हाफ करके मैग्नीट्यूड अगर निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है क्लियर सर सबको? सर बट एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो हम वेक्टर से कैसे एरिया निकाल रहे हैं। हाँ वेक्टर, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखा है ना, मैग्नीट्यूड बोला है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर है ना। सर एक बारी फिर से बता दीजिए। ठीक है देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने बोला है एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा, उस पैरेललोग्राम को जो एरिया होगा, वो पैरेललोग्राम का एरिया आपका जो इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये देखो ध्यान यहाँ से, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, क्या आता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इस स्केलर की जो भी वैल्यू होगी वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो hence the magnitude of A cross B denotes the area of parallelogram in which the vector A and vector B are the adjacent side of the parallelogram। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटरप्रेट करता है। और इसी का अगर हाफ कर दोगे, इसी का अगर हाफ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। इसी का अगर हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। मतलब ये जो मैग्नीट्यूड का हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। क्लियर है? थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना, फास्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। क्या करेंगे इसमें, सर क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ एक वेक्टर को ए वेक्टर मान लेते हैं और दूसरे को मान लो बी वेक्टर मान लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऐसा वेक्टर जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपको अभी मैंने बताया था ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उससे जो वेक्टर मिलता है वो ए और बी की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो अपन ने ए क्रॉस बी कर लिया, तो ए क्रॉस बी से हमको कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा। अब अपन को मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 9 चाहिए, तो 9 मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी है। नहीं नहीं वो 9 से कैसे मंडे, उसका तो पहले कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। पहले ए क्रॉस इसको 9 बी के निकालें, बराबर एन कैप रखेंगे, ए निकालेंगे क्रॉस सर। बी को 9 को हाँ बराबर
पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, हमेशा ध्यान रखो। मैग्नीट्यूड अगर कुछ लाना है ना तो 9 अगर लाना तो 9 लाने का तरीका क्या कि 9 लाना है अगर तो आपको 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। अब डायरेक्ट अगर 9 से मल्टीप्लाई कर तो मान लो पहले से कुछ मैग्नीट्यूड 9 से मल्टीप्लाई कर तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के बाद इसका यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालोगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? जो भी वेक्टर आएगा, जो भी वेक्टर आपको यहाँ पे आएगा, मान लो कुछ आ रहा है वेक्टर, मान लो आ रहा है 3i कैप प्लस -2j कैप प्लस k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर देना? डिवाइड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? वही अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये जो मैग्नीट्यूड आएगा इससे क्या कर दोगे? डिवाइड। तो ये आपका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। अब आपको अगर 9 चाहिए तो अब इसको 9 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। आगे समझ में? सर एक बार करवा दीजिए। ठीक है, ध्यान समझो आप इससे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड है 9, जो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, जो वेक्टर इन दोनों के क्या हो? परपेंडिकुलर। तो अगर अभी मैंने आपको सिखाया था कि जो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है वो होता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपन ने क्या किया? ए क्रॉस बी किया। क्या करेंगे? अच्छा एक चीज बताना भूल गया, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो आप लोग? डिटरमिनेंट सबको निकालना आता है? डिटरमिनेंट यूज करके क्या लिखते हो ऊपर? आई जे के, राइट? इनके कोफिशिएंट 4 -1 3, फिर आएगा -2 1 और -2। क्या इसको ओपन करना सबको आता है? यस सर। कोई किसी ने किया है तो आंसर बताओ, किसी ने किया था कि कितना? यस सर, आ गया -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो बाकी सब लोग ये कर लेना। इसको ओपन करोगे तो आपका ए क्रॉस भी आ गया। अब इसका क्या, इसका मैग्नीट्यूड 9 है? यस सर। नहीं 9 आ रहा सर, है क्या? नहीं 9 क्यों आएगा? 3 नहीं आएगा? मेरा भी यही है। अच्छा अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 3 आएगा, 3 इसका actually अंडर 9 रूट ही आ में रहा ना। है। 9 ही आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या इसमें, अब इसमें ऐसा हो गया 9 आ रहा है, लेकिन हर बार जरूरी सर 9 3 आए। आएगा मॉड लेने के बाद। ए क्रॉस बी का जो मॉड अच्छा हाँ, लेने के बाद 3 मैग्नीट्यूड 3 आएगा। आएगा, सॉरी तभी रूट तो मैं 9 कहता आएगा। हूँ सर 3 आएगा, 3 हाँ आएगा। मैग्नीट्यूड तभी 3 तो मैं आएगा। कहता अब इसका हूँ। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, लेकिन अपन को कितना 3 चाहिए? 9 आएगा। चाहिए। अपन को 3 कितना से चाहिए? 9। मल्टीप्लाई। तो अपन या तो 3 से मल्टीप्लाई तो कर दो, 9 या से तो 3 से क्या मल्टीप्लाई कर दो? करा देंगे मल्टीप्लाई। या और फिर 3 से बेसिक डिवाइड। चीज क्या है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या करना? मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यह जाएगा √9 मतलब 3। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 3। इस वेक्टर को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। तो ये जो वेक्टर मिला है, ये वेक्टर कैसा है? इट इज द, ध्यान समझना, ये जो वेक्टर मेरे को मिला है ये क्या है? बेसिकली इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ऑफ मैग्नीट्यूड 1। मतलब हमको ये जो वेक्टर मिला है ना, ये a और b के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर, यूनिट वेक्टर है ना ये। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर रखा है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर मिला वो क्या होगा? a और b के परपेंडिकुलर। तो a और b के परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड कितना चाहिए था? 9। तब क्या करेंगे? 9 से तो मल्टीप्लाई 9 कर से देंगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। कर देना। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आपको रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सर -3 आए प्लस 6j प्लस 6k आ रहे हैं। हाँ ठीक सर डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो कर हमारा सकते मतलब थे। यहाँ वेक्टर पे है? अगर मान लो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसका, मान लो आता है 8/7, अब क्या करते? सर कुछ नहीं। तो फिर वही कह रहा ना, इसलिए बेसिक क्या है कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, इसको 8/7 से डिवाइड कर दो, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कभी गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इजी था इसलिए 3 आ गया। अब कभी कभी मैग्नीट्यूड रूट में आ जाएगा, मान लो आ गया √13। क्या आ गया? √13। तो अगेन क्या करोगे? उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, √13 से डिवाइड, फिर 9 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? हमेशा यही करो, किसी कोई भी मैग्नीट्यूड हमेशा पूछे तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, टाइम में कन्वर्ट कर लो यूनिट वेक्टर में, और फिर उसके मैग्नीट्यूड, फिर उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करना कर लेना। क्लियर है? सर जी मतलब सर। कि इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के हमें यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके वेक्टर निकाल लेना है। हाँ हाँ, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1। अब मैग्नीट्यूड 1 वाले वेक्टर को आप जो भी आपको मैग्नीट्यूड चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका मैग्नीट्यूड उतना आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसको भी मल्टीप्लाई करने पे वही आता है ना। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ पे लिखा है नीचे। अच्छा यहाँ पे क्या करोगे? क्वेश्चन दिख रहा है सबको?
यस सर। तो भाई ए क्रॉस बी कर देंगे। हाँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या ये ए कर बी लोगे sin सब थीटा। खुद से एक बार? यस यस ठीक है, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा है। A, B, C are three unit vectors such that A dot B equal to A dot C equal to 0 and the angle between vector B and C equal to pi by 6. Then prove that vector A is equal to plus minus 2 times B cross C. ठीक है, तो एक बार खुद से कोशिश करो, इंटरप्रेट करो कि इसमें क्या मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। खुद से एक बार ट्राई करो कि जो गिवन कंडीशन है इससे आप क्या इंटरप्रिटेशन लगाओगे। इसमें 3 वेक्टर्स बना सकते हैं हम। नहीं नहीं, एक ट्राई करो, अभी नहीं बताना है, सब लोग ट्राई करो पहले। सब लोग अपना अपना इंडिविजुअली सोचो कि क्या आप इससे इंटरप्रेट करोगे। थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये जो कंडीशन गिवन है इससे क्या समझ में आएगा, और फिर ये देखो प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब लोग कोशिश करेंगे। ये जो कंडीशन गिवन है इसको ध्यान से देखो, इससे आप क्या सोच के निकालोगे। ठीक है, और फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, सबने सोचा? यस सर। सर ठीक एक है, सेकंड। जल्दी सोचो, यस सर। सिर्फ कॉन्सेप्ट सोच लो, फिर पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ चलो बताओ, एक जना कोई बताओ, कौन बताएगा? सर यहाँ से ए वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है। सर क्यों? हम 3 वेक्टर्स ले सकते सर हैं। क्योंकि सर देखो, अगर हम इसको ए डॉट बी अगर 0 तो इसका मतलब है ए और बी आपस में अरे यहाँ पे क्वेश्चन परपेंडिकुलर में है। देखो क्या दिया है। सर ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बी और सी सर के। परपेंडिकुलर है ये प्लेन। यस सर। बी और सी आपस में पाई बाय 6 देखो एंगल में। डॉट प्रोडक्ट जीरो सर होता था, आपको क्या यूनिट सिखाया वेक्टर से था? यूज करके यूनिट वेक्टर निकाल है मतलब लेंगे। मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, इनका यूनिट वेक्टर है, फिर भी अगर वेक्टर मान लो जीरो आ रहा है, इसका मतलब अगर दो वेक्टर का एंगल डॉट को प्रोडक्ट जीरो 90 होता तो क्या डिग्री क्या आता वहां से? एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। दूसरा ए डॉट सी भी जीरो दिया हुआ है, तो यहां से भी क्या आएगा कि ए परपेंडिकुलर टू सी, मतलब ए जो है वो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ए बी और सी के बीच में एंगल कितना है? पाई बाय 6 है। इसका मतलब क्या है? ए तो वेक्टर सर कैसा होगा? सर मैग्नीट्यूड की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे सर, बी और नहीं सी पहले की। मुझे ये बताओ, मैंने क्या पूछा क्वेश्चन कि ए वेक्टर जो होगा वो बी और सी से कैसे रिलेट करोगे? ये बोल दो क्या बी और ए वेक्टर जो होगा बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यस सर। यस सर। है ना? ए कैसे? वेक्टर जो होगा वो सी के प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि वो दोनों से 90 डिग्री पे, और दोनों बी और सी के बीच में तो एंगल कितना है? 30 डिग्री। पाई बाय 6। हाँ, पाई बाय 6। ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर, ये वेक्टर है सी वेक्टर, और जो ए वेक्टर है वो बी और सी के परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ से मतलब ए वेक्टर जो होगा वो बी और सी के क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो बिल्कुल। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अब देखो अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है मैग्नीट्यूड 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन तो पता चल गई मेरे को। डायरेक्शन क्या होगी? एक ही, बताओ। एक ही दोनों के डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। के क्या आप? नहीं नहीं नहीं, मतलब बी क्रॉस सी कर देंगे। ए की हाँ, जो सर। डायरेक्शन होगी वो बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी क्या वो सेम होगी? यस सर, उसके देखो इक्वल बी होगा। क्रॉस सी से हमको क्या मिलेगा? बी क्रॉस सी करने पे क्या मिलेगा? अगेन अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी। बी क्रॉस सी से हमको क्या मिलेगा? एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी, और मेरा ये वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए? पैरेलल। ये दोनों वेक्टर Yes, कैसे sir. हो गए? पैरेलल। तो इसको मैं लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूँ, ए वेक्टर को Yes, लैम्डा sir. टाइम्स बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ ना। देखो बी क्रॉस सी से हमको वेक्टर मिलेगा जो ए बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, और ए भी क्या है? बी और सी के परपेंडिकुलर है, मतलब ए वेक्टर और बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अभी तुमने देखो ध्यान से फटाफट देख लो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी, मतलब ए जो वेक्टर होगा बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब बी क्रॉस सी जैसे ही होगा। बी क्रॉस सी में भी तो यही आता था, लेकिन मैग्नीट्यूड पता नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? लैम्डा टाइम्स लिख देंगे। अब लैम्डा कैसे निकालो बताओ?
बताओ लैम्डा कैसे निकाले आप? सर वो कोलिनियरिटी वाला रिलेशन से। नहीं नहीं नहीं, इतना कॉन्सेप्ट जो नहीं। साइन थीटा दे रखा है ना, थीटा दे रखा है ना, क्या थीटा? मैक बी मैक सी बी साइन क्रॉस सी थीटा। इवैल्यूएट कर लेंगे। बी क्रॉस सी मॉड है मॉड 1/2 सी आ मॉड जाएगा। बी मॉड सी और साइन थीटा। तो है ना मैक बी मैक सी इन साइन थीटा। और एन कैप इनटू एन एन कैप होगा हमारा ए वेक्टर। ए कैप, इसको क्या लिखोगे? सर प्लस माइनस हो जाएगा वो तो। या तो एक काम हो, लैम्डा निकालना है ना, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो। वो ये बात एक ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा। क्लियर है? यस सर। तो यहां से कितना आएगा? ये भी 1 ये भी 1, साइन 61/2। 1/2 लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही, पर यहाँ पे प्लस माइनस 2 क्यों दिया है? क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया है ना। हो सकती है ना। हमने क्या लिया? मॉड। देखो अगर अब यहाँ पे अगर लैम्डा +2 होगा तो भी डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। और -2 हुआ तो तब भी सेम ही रहेगी। अपोजिट हो जाएगी फिर तो। क्या अपोजिट केस में भी ए तो परपेंडिकुलर ही होगा ना? ए को तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। यस सर। देखो ए बोला था ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी, तो ए ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, राइट? तो वो एन के पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसलिए हमने फाइनली क्या बोल देंगे कि लैम्डा को अपन +-2 रख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है ना सिर्फ, तो परपेंडिकुलर तो अपवर्ड भी ऊपर लो तो भी परपेंडिकुलर है, नीचे साइड लो तो भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो या तो एन कैप के डायरेक्शन में होगा या तो एन कैप की क्या होगा? अपोजिट। इसलिए फाइनली क्या बोलेंगे? लैम्डा इक्वल टू +-2। क्या क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए घर पे एक बार और ट्राई कर लेना। नेक्स्ट चलो ये ट्राई करो। सब लोग कोशिश करना, सिर्फ आपको कोशिश करना, फिर समझना, तो आप धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। सर वैसे से प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं क्या? ना प्रूविंग वाले एक्चुअली ये सब के इलस्ट्रेशन है, तो इनका यूज कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर होता है, बेसिक फंडामेंटल्स पे है। ठीक है, तो ये सब आपको करना आना चाहिए। वेक्टर सब कुछ क्या ये विजुअलाइजेशन पे ही है। जितना अच्छा आप विजुअलाइज कर लोगे रिजल्ट को, आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन जैसे देने यूनिट का रीजन वेक्टर ये सर रहता है। वैसा ही नहीं? क्या? जैसे आई कैप जे कैप के कैप है वैसा ही। हाँ हाँ वही वैसे ही है। मतलब ऐसा नहीं बोलेगा, आप यूं बोल सकते हो कि ऑल 3 वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? यस सर। मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो। देखो ये क्वेश्चन कराने का रीजन ये है कि आप ना वेक्टर को इंटरप्रेट करना सीखो। ठीक है, वेक्टर में यही है कि जितना आप रिजल्ट को देख के अच्छा इंटरप्रिटेशन कर लोगे वेक्टर और 3D में आगे जाके यही देखना है कि भाई प्लेन कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैसे निकालना है, प्लेन की इक्वेशन कैसे डिराइव करना है। ठीक है, वो सब अगर आपने इंटरप्रिटेशन कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, तो चैप्टर काफी आसान है। ठीक है, और इससे अगर डरोगे तो और डर आएगा ये, इसलिए कभी भी इससे डरना मत, कॉन्फिडेंटली इस चैप्टर को सीखना। क्योंकि टॉपिक ऐसा ही है ये, मतलब आपको कॉन्फिडेंट रखना खुद को, इसमें प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तो अपना भी टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। और सबसे अच्छा स्कोरिंग है, और ये मतलब भरोसेमंद चैप्टर है जिसको आप कह सकते हो कि हाँ इसका क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए करते हैं। ABCR3 नॉन जीरो वेक्टर। सबसे पहले तो क्या बोला भाई? नॉन जीरो, तो कोई भी जीरो नहीं है, पहले क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है कि A क्रॉस B, A का B के साथ क्रॉस करने पे वेक्टर C मिल रहा है, B और C को क्रॉस करने पे वेक्टर A मिल रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और दिस इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पे प्रूव की जगह ऑप्शन में आपको ऐसा दे देंगे। ठीक है, फिर आपको चेक करना होगा, तो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। चलो बताओ मुझे सब लोग, कौन बताएगा कि इसका मतलब क्या है? हाँ बता। A क्रॉस B इक्वल टू, पहले ये बताना, A क्रॉस B अगर इक्वल टू C दिया हुआ है तो यहाँ से मैं क्या इंटरप्रिटेशन निकालूं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है A और B के।
हाँ वेरी गुड। सर जिस प्लेन में ए बी है सी उसके परपेंडिकुलर है। हाँ मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर मान लो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी ना किसी प्लेन के अंदर लाई करेंगे। और जो मेरा सी वेक्टर होगा वो इन दोनों के प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों के प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। अच्छा अब अगला इसके बारे में बता दो, बी सी इक्वल टू ए। इसका मतलब यहां से देखो क्या आया, यहां से तो क्या आया, सी परपेंडिकुलर टू बी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए। और अगले रिजल्ट से क्या आ जाएगा, A is perpendicular to B and A is perpendicular to C. हाँ बी क्रॉस सी अगर ए के बराबर है, मतलब बी और सी का क्रॉस करने के वेक्टर ए आ रहा है, तो जो वेक्टर आता है वो बी और सी के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां से अगेन एक और रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी। अब देखो ध्यान से इन दोनों चीजों को देखो क्या बोल रहा है। जो देखो बी के बारे में सोचते हैं, बी सी के साथ परपेंडिकुलर और बी ए के साथ भी परपेंडिकुलर है। फिर अगेन ए सी के साथ परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी ए सी के साथ, मतलब जो बी है वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर है, बी सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये तो तीनों वेक्टर है ए बी सी आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअली एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इन दोनों रिजल्ट से यही आएगा, जी सर। है ना। समझ में आ गया। देखो बी जो है वो सी के साथ परपेंडिकुलर, बी जो है वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा ये तो प्रूव हो गया। अब ये कैसे प्रूव करें, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, और ये दूसरा पार्ट की मैग्नीट्यूड ऑफ सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा। कैसे करें, ट्राई करो। ए को दूसरी इक्वेशन में डाल सकते हैं, बी क्रॉस बी इक्वल टू सी, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा ना शायद। हाँ सर बट ऐसा कुछ शायद। और सोचो एक और कर सकते हो, अभी जो कॉन्सेप्ट आपने जहां तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं क्या। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस, ए क्रॉस बी इक्वल टू, आपको तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता करना है दोनों तो, इक्वेशन में मॉड ले लो, फिर उनका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, फिर Yes, उससे अच्छा, दो मॉड, वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है मॉड ले लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वेट करते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड को इक्वेट करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो यहाँ से कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। yes साइन sir. थीटा मतलब साइन 90 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो यहाँ से क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन 90 1 हो जाएगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। क्लियर है। मतलब इसको मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए इंटू बी इक्वल टू सी। क्लियर है। यस सर। जी सर। ठीक है। और सेकंड वाले से क्या रिलेशन आएगा, अगर दोनों यहाँ पे मैग्नीट्यूड को इक्वेट करोगे, सिर्फ दोनों को डिवाइड कर B देंगे, हाँ, C is मल्टी equals to A. यहाँ से कितना आ जाएगा, बी इंटू सी इक्वल टू ए। हाँ अब बताओ क्या करें, क्या बताया था आपने, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई या दोनों को डिवाइड। हाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर दो। तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या फायदा होगा, बी भी तो कट जाएगा, अपन को बी निकालना है ना। ए इक्वल टू सी प्रूव हो सर जाएगा ए में वहां डाल से। दो ना वैल्यू को सर, बी हाँ सी ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, एक ही बात अब तो हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दोगे तो हो जाएगा बी इंटू सी इंटू बी इक्वल टू ए। अगर दोनों के नॉन जीरो है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, सॉरी इक्वल टू सी, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सो बी इक्वल टू 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ले लेंगे। और यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो इक्वल टू सी आ जाएगा। अब तो हो जाएगा आई थिंक, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों प्रूव हो जाएंगे। क्लियर है। यस सर। Yes ठीक है। sir. तो आप लोगों ने ही बताया, पूरा सॉल्व आपने ही किया है। देखो वो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन आपने अगर बस विजुअलाइज कर लोगे चीजों को तो अच्छे से हो जाएगा। आ रहा है समझ में। Yes, sir. ओके चलिए कंसेप्ट। हाँ सर देखो, हाँ बोलो। सर लास्ट वाले में A square is equals to C square आ रहा है, यानी A equals to C, तो वो वैसे प्रूफ हो गया ना। एक मिनट में वापस बोलना। सर A square is equals to C square आ रहा है, यानी कि A is equals to C, तो प्रूफ तो हो गया ना जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। सर इसके नेक्स्ट आ रहा था यहाँ पे, सर A square is equals to C square आ रहा है, यानी कि A is equals to C, तो हाँ वही है, second वही वाला वही भी मैंने proof बोला, हो इन गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है। जी सर। हाँ मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है आगे बढ़े। हेलो। यस सर। जी सर चलिए। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक काफी अच्छा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लेकिन बहुत सी बार उसको बुक्स में आप देखोगे कहीं कहीं जगह उसको करने का तरीका एक लेंदी बता देते हैं। एक ऑथर ने बहुत अच्छा सही तरीका बताया, उसको ध्यान से मैं देखना क्या बता रहा हूँ। दो वेक्टर देंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जैसे मान लो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा।
ए वेक्टर की कुछ वैल्यू दे दी, मान लो फॉर एग्जांपल आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर के बारे में बोल दिया सपोज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप या फिर 2i, ऐसा कोई ले लो, जो भी मर्जी है, ठीक है। अब बोला है कि एक वेक्टर निकालो, फाइंड अ वेक्टर विच इज, जो इसके एंगल बाइसेक्टर में हो, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो दोनों एंगल, ये जो वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस वेक्टर के बारे में मुझे पता करना है, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर विच इज बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सपोज का मैग्नीट्यूड भी आपको दे दिया, मान लो 8 यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड अ वेक्टर विच bisects vector A and vector B, which bisect vector A and vector B and whose magnitude is equal to 8. तो इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट अपनाओगे, सोचो। डॉट प्रोडक्ट यूज करके थीटा इक्वेट कर सकते हैं, फिर एक्स और वाई की कोई दो ऐसी कुछ इक्वेशन आ सकती है, मतलब श्योर नहीं मैं, बट वो उससे बहुत मतलब जा सकते हो, लेकिन श्योरिटी भी नहीं, और दूसरी चीज लेंथी जाएगा बहुत। हो सकता है किसी किसी बुक्स में एक्चुअली आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है वेक्टर और वेक्टर बी का। तो क्या कॉन्सेप्ट अपना है इसके अंदर? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ। हेलो, सबको क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है, दो वेक्टर दिए थे, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है एक का मैग्नीट्यूड कुछ हो, एक का मैग्नीट्यूड कुछ हो, छोटे से। अब इन दोनों वेक्टर को जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इन दोनों वेक्टर का जो बाइसेक्ट करके जो वेक्टर निकलेगा, उसके बारे में हमको पता करना, मतलब उसकी अलोंग जो मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, उसके अलोंग जो डायरेक्शन होगा वो पता करना है। तो इस वेक्टर के अलोंग जो कोई भी एक वेक्टर जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में, वो कैसे पता करें, बेसिकली ये मेरा टारगेट तो ये, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको करने का बहुत ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा, वो ए क्रॉस जो वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर, और जो वेक्टर वी है और बी का यूनिट वेक्टर सेम होगा। ए क्रॉस बी का क्यों? ए क्रॉस बी से जो आपको वेक्टर मिलेगा वो तो परपेंडिकुलर मिलेगा। और सर ए क्रॉस जो अननोन वेक्टर है उसका भी यूनिट वेक्टर सेम होगा। क्यों, आप क्या कह रहे हो? ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर? सर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस अननोन वेक्टर, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस अननोन वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम होगा। ए क्रॉस सी का? यस सर, यूनिट। हाँ, वो तो चलो, वो सब ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसका इसके साथ क्रॉस लो, इसका इसके साथ क्रॉस लो, उससे तो सेम मिलेगा। फिर और सर फिर अननोन क्रॉस बी का भी सेम ही होगा। लेकिन इससे सी वेक्टर एग्जैक्टली कैसे आएगा? अच्छा, ये तो आपने क्रॉस इक्वेट किया, इनका मैग्नीट्यूड तो अलग अलग होगा। मैग्नीट्यूड नहीं सर, यूनिट वेक्टर इक्वेट किया था। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जैसे ए क्रॉस बी का तो निकाल लोगे, लेकिन ए क्रॉस सी को यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? क्योंकि ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड हमें पता ही नहीं है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं क्या? सर पता है ना, सी का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, कुछ साइन थीटा। अच्छा, सी का आपको पता है, ठीक है। सर डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं, लेकिन सी का मैग्नीट्यूड अगर पता है, फिर भी आप ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कैसे पता करोगे? सर डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं। नहीं, डॉट प्रोडक्ट से क्या कॉन्सेप्ट अपनाओगे? चलो, इसमें है ना बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया, चलो सीखना सब लोग। आपने आपको जो मैंने ये सिखाया था रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, तो ध्यान से समझना। अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि एक वेक्टर ये है जिसकी लेंथ है मान लो 4 यूनिट, और दूसरा वेक्टर है अगेन सेम टाइप का जिसकी लेंथ है कितनी, 4 यूनिट, ठीक है। अब मान लो अगर ये दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो ये वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो अगर मैं ए प्लस बी जब करता हूं तो ए प्लस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर कैसा होगा?
क्या वो एग्जैक्टली इसको मिडिल से बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा? यस सर। है ना? अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, इन दोनों वेक्टर का क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम हुआ, तो इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो इससे भी और इससे भी क्या होगा, बराबर एंगल पे होगा। दोनों से क्या होगा, बराबर एंगल पे होगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो अगर यहाँ पे और यहाँ पे वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर है, या फिर वो 4 हो या फिर कुछ भी वेक्टर हो, तो उनका जब अपन वेक्टर एडिशन करेंगे तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये वेक्टर सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इससे भी और इससे भी क्या होगा, बराबर दूरी पे होगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या बोला कि लेट अपन एक काम करते हैं, ए के अलोंग ए कैप निकाल लेते हैं। ए वेक्टर के अलोंग क्या निकाल लिया, ए कैप, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 और डायरेक्शन तो यही है, और बी के अलोंग निकाल लिया बी कैप, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन तो अपन ने वही रखी, सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना कर दिया, 1 कर दिया। मैग्नीट्यूड कितना कर दिया, 1। अब अगर मैं ए कैप प्लस बी कैप करूंगा, ए कैप प्लस बी कैप करूंगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर होगा। यस सर। है ना? यस तो सर। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना? ए कैप प्लस बी कैप करने से वेक्टर मिलेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, तो फॉर एग्जांपल अपन लैम्डा लैम्डा कुछ रख लेंगे, या फिर इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा अगेन उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली देखो क्या करूंगा मैं, ये जो वेक्टर है मान लो इसको सी वेक्टर बोल दिया, क्या बोल दिया इसको, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का डायरेक्शन तो इसके अलग होगा, मैग्नीट्यूड पता नहीं, इसको लैम्डा टाइम्स कर दिया, क्या कर दिया, लैम्डा। तो वापस समझना सब लोग, वापस समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या अपनाया मैंने, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, कि अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है, ध्यान समझना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो उनका जब वेक्टर एडिशन करते हैं, तो वो जो वेक्टर जो मिलता है वो दोनों के एकदम मिडिल से जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर तो एक जैसे ही हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एकदम सेंटर से जाएगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या किया कि डायरेक्शन तो सेम रखा, लेकिन यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सॉरी मैग्नीट्यूड सेम रखने के लिए मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। एक निकाल लिया ए कैप, दूसरा निकाल लिया बी कैप। अब ये जो वेक्टर मिलेगा इसको मैं बोल दूंगा ए कैप प्लस बी कैप टाइप का। मान लो ये वेक्टर है सी, मुझे नहीं पता सी क्या होगा, इसको इसका डायरेक्शन तो इस तरह का, मैग्नीट्यूड कुछ होगा तो लैम्डा टाइम्स कर देंगे। तो हेंस जो मेरे रिक्वायर्ड वेक्टर है सी जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको मैंने क्या कर दिया, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, ए कैप निकाल लोगे टाइम्स क्यों किया? क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी, अब जैसे ए कैप से बी प्लस बी कैप से तो डायरेक्शन आया ना, ए कैप प्लस बी कैप से क्या पता कि अपना जो सी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड कितना रखना वो नहीं पता था, इसलिए लैम्डा टाइम्स अभी रख दिया। जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में तो इनफाइनाइट वेक्टर होंगे ना अलग अलग मैग्नीट्यूड के। जी सर। ए कैप प्लस बी कैप से आपको क्या पता चली, डायरेक्शन पता चली कि इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में तो बहुत सारे वेक्टर हैं। ठीक है, ये भी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये भी वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक भी इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड नहीं पता इसलिए उसको क्या कर देते, लैम्डा नहीं। जब भी मैग्नीट्यूड नहीं पता होता, डायरेक्शन पता होती है तो क्या कर देते, लैम्डा टाइम्स करते हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो यहाँ से आप ए वेक्टर आपको गिवन है ए कैप की वैल्यू रख देना, बी वेक्टर आपको गिवन है बी कैप की वैल्यू रख देना, तो यहाँ से ये लैम्डा टाइम्स कुछ ना कुछ वेक्टर आएगा। फिर मैग्नीट्यूड 8 गिवन है तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कर देना, इसको 8 से इक्वेट कर देना, तो यहाँ से लैम्डा पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, लैम्डा पता चल जाएगा, मतलब वेक्टर सी आ जाएगा। क्लियर है सर? एवरीवन? जल्दी बताओ। यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर आपने बोला कि दो वेक्टर जिनका मतलब मैग्नीट्यूड 4 है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्टर से लाई करेगा। हाँ सर आप हाँ, इसको प्रूफ कर सकते हैं, मतलब कैसे? ज्योमेट्रिकली सोचो ना, लॉजिकली। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, वेक्टर एडिशन में अपन रिजल्टेंट निकालते हैं ना आप, तो पैरेललोग्राम जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो पैरेललो, हाँ जो लाइन के अलोंग जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, या फिर एक बहुत अच्छे, इसको मैं सबसे आसान तरीके से समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछा है, पैरेललोग्राम लॉ में अपन ने क्या देखा था, ये मान लो वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी। बताओ पैरेललोग्राम लॉ में आपने क्या सीखा था, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है कहाँ पे निकलता है, डायगोनल के अलोंग। ये सीखा है पैरेललोग्राम लॉ में? जी सर। ठीक है, यस सर। तो अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, मान लो ये कर दिया और ये कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। हाँ। है ना? अगर एक पैरेललोग्राम की दो मैग्नीट्यूड सेम कर दिया मतलब दोनों एडजेसेंट साइड क्या होगा, इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा, रोम्बस। ठीक है, अब इसका जो डायगोनल होगा वो क्या डिनोट करेगा, इन दोनों का वही अगेन, जैसे मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर फिलहाल बी है, तो डायगोनल तो वही ए प्लस बी होगा रिजल्टेंट। यस सर। हाँ, क्या अब ये एंगल बराबर है, प्रूव बिल्कुल कर सकते हो?
सर वो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रोम्बस है ना। हाँ, रोम्बस से तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन, ऐसे ऐसे से दोनों ट्रायंगल होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। जी सर। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल की क्या हो जाएगा, बराबर। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो ये एंगल बराबर होंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो बस यही कॉन्सेप्ट था, देखो यहाँ पे दिखा है, इन्होंने समझा रखा है थ्योरी में, लेकिन आपको मैंने समझा दिया क्या है इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी अच्छे आते हैं। आज की क्लास में तो शायद क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दिखा नहीं इसमें मुझे। आज आपका एक काम करूंगा, इसका एक इलस्ट्रेशन आपको अभी नोट्स में ही डाल दूंगा और उससे रिलेटेड फिर थ्योरी में कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा आपको। ठीक है, तो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, अच्छा कल आपका पेपर है राइट, फुल सिलेबस पेपर है। यस सर। ठीक है, अच्छा देखो Yes, ये sir. हो सकता है अभी पेपर में नंबर कम आए। ठीक है, इनिशियल कुछ पेपर में क्योंकि आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ाया नहीं है ना, 11th के भी कुछ टॉपिक हो सकता है आपको नहीं आते हो, और 12th के जो टॉपिक बच्चे में वो तो अभी पढ़ाया नहीं, हो सकता है स्कूल में बेसिक लेवल पे कवर हो गया हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अगर पेपर एक्चुअली अब रीजन ये था कि अब टाइम कम है और अपन को फुल सिलेबस देना ही है, तो आप अपनी तरफ से पूरा इसको अटेम्प्ट करो, जितने भी आते कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से अटेम्प्ट करना। ठीक है, देखो ये अब देखो बैचेस बन चुके हैं, अब कुछ वो नहीं कि भाई अब बैचेस चेंज होंगे या फिर सेग्रीगेट होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा। अब आपको पूरी ऑनेस्टी रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं, देखो होता क्या है ना, ऑनलाइन पेपर देने में कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो हो सकता है जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कर रहा है तो ये तो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भूल गया मैं, तो अपने किताब खोल के फॉर्मूला देख लिया, या फिर आजकल तो एक वो सुविधा भी हो कि क्वेश्चन को फोटो डालो तो नेट पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पता रहती है कि भाई बच्चा ऐसा कर सकता है, लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास आपको ट्रस्ट करने के अलावा। ठीक है, तो अब से पेपर आप ईमानदारी से देना, आपके नंबर कम भी आए तो भी चलेगा, इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि हमको भी पता है कि फुल सिलेबस पेपर देना, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको बस अब है ना जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करना है हमको, कि ताकि आपको जब आप फाइनल एग्जाम का पेपर देने जाओ उसके पहले कम से कम 8 पेपर अगर यहाँ वाले सॉल्व करके चल गए, तो वहां पे आप ऐसा नहीं रहेगा आपके साथ कि आपको कुछ लग रहा है कि ये कहाँ से नया पेपर कुछ चीज आ गई, आप ऑलरेडी उस तरह के पेपर से गो थ्रू हो चुके होंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको तैयारी करवानी है, इसलिए आपको अभी पेपर दिलवाया जा रहा है। तो पेपर दो प्रॉपरली, एंड सेकेंडली उस पेपर को घर जाके फिर वापस एनालाइज करो कि जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं है उनको वापस रीअटेम्प्ट करो, एंड थर्ड फिर उनको सॉल्यूशन से मैच करके देखो कि हाँ यार ये मेरे से गलतियां होगी। और हर अब से ध्यान रखना, जितने भी पेपर आप दोगे उसका घर जाके आपको एनालिसिस करना है, और जो जो भी गलतियां हुई है उसको एक डायरी एक मेंटेन कर लेना। ठीक है, कि एक डायरी में मेंटेन करना है, मतलब कि आपको जो जो गलतियां हो रही है उसको आपको लिखना है उसके अंदर, कि मेरे से इस पेपर में ये मिस्टेक हो गई, टाइम कम था, या फिर फॉर एग्जांपल दूसरी चीजें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, फॉर्मूला भूल गया, या फिर ये वगैरह वगैरह, जो जो भी मिस्टेक्स उन सबको आपको लिखना है उसमें। ठीक है, मिस्टेक्स लिख लोगे तो आगे जाके आपको सही रहेगा। तो कल का पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट करना। ठीक है, एंड उसके अलावा ईमानदारी से देना, सबसे बड़ी बात यही है। नंबर जो भी है आपको अपना फेयर करना है। ठीक है, कि अल्टीमेटली यहाँ चीटिंग कर लोगे जेई में नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब पूछो जल्दी से जो जिस इसको। क्वेश्चन में गलती हुई है उस क्वेश्चन को भी नोट करके लिखें क्या उस डायरी में? हाँ, बेसिकली आपको देखो पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए अगर आपको आधा 1 घंटा देना पड़े तो भी चल देगा। पेपर जैसे अटेम्प्ट हो जाएगा फिर आपको पेपर को क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन मिल जाता है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने मेजर क्या ब्लंडर किया इस पूरे पेपर में, क्या क्या गलतियां हुई आपसे, तो वो ऑन पेपर उसी दिन याद रहता है, अगले दिन आप सोचोगे तो भूल जाएंगे अपन। ठीक है, वो आप लिख लोगे, फिर अगले संडे जो पेपर होगा ना उसके पहले वो पॉइंट सारे पढ़ लेना कि मेरे से पिछले संडे में ये गलतियां हुई है, तो वो गलतियां अब रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना, हो सकता है रिपीट होगी नो डाउट। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि वो वाली गलतियां रिपीट ना हो, कोई नई गलतियां आएगी चलेगा, फिर अगले पेपर में फिर आपसे हो कुछ नई गलतियां हुई उनको वापस लिख लो। तो ऐसा होगा कि आप 8 पेपर में 8 मान लो 80 तरह की गलतियां करोगे, तो फाइनल एग्जाम में आपको पता रहेगी कि आपसे क्या गलतियां हो सकती है। ठीक है सर हाँ बोलो। सर वेडनेसडे वाले टेस्ट में कुछ डाउट्स है क्वेश्चन में। अच्छा वेडनेसडे वाले में क्या, अच्छा उसका डिस्कशन Yes, बाकी था। हाँ और हाँ बाकी और क्या कोई पूछ रहा था? सर जैसे अब हमारे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, हाँ हाँ तो सर ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि सारा सिलेबस एक हफ्ते में रिवाइज कर लिया। हाँ नहीं होगा, तो सर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कोई मतलब प्लानिंग या स्ट्रेटेजी की इतने इन 2 हफ्ते में जैसे इन चैप्टर्स पे फोकस करना और इन चैप्टर्स में स्कोर करना है टेस्ट में, फिर हाँ अगले 2 जैसे वीक्स में जैसे दूसरे अभी देखो चैप्टर, क्या होगा, एक देखो प्लान या आपका स्ट्रेटेजी टाइप।
हाँ मैं आपको पहले समझाता हूँ। अभी देखो आपका करंट टॉपिक भी चलेगा। अभी जैसे आज क्या तारीख है, फिलहाल 15 तारीख तक आपके लेक्चर चलेंगे। तो आपका देखो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए करंट टॉपिक जो क्लास में चल रहा है। मान लो फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है वो, मैथ्स में वेक्टर चल रहा है, तो आपको वेक्टर का होमवर्क तो पहले ही करना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप वेक्टर चल रहा है और आप इंटीग्रेशन की तैयारी करने बैठ गए। ठीक है, सबसे पहला आपका पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि जो करंट टॉपिक चल रहा है उसका आपका नोट्स आपको रिवाइज करना है, और जो क्लास में सर होमवर्क दे रहे हैं वो आपको करना है प्रायोरिटी बेसिस पे। जैसे ही वो हो जाता है फिर आप टेस्ट की तैयारी पे आओगे। अब टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है? ठीक है, अब जैसे लास्ट टेस्ट में आपको ऑलरेडी कैलकुलस मैथ्स में कवर हो चुका है, राइट? पिछले टेस्ट में आपको पूरा कैलकुलस दिया था मैंने। यस सर। तो हो सकता है आपने उसके लिए तैयारी करी, तो उस चीज की तैयारी वापस अब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ सकते हो। अब सेकेंडली अब आपको ये देखना है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे इस संडे तो आप पेपर दे दोगे, नेक्स्ट वेडनेसडे को आएगा, तो आपके पास 3 दिन है। ठीक है, अब 3 दिन को आपको बांटना है। तो पहला तो आपको क्या रहेगा, मान लो 1-1 घंटा आपने करंट होमवर्क के लिए निकाल लिया, कुछ टाइम अपने आपके क्लासेस में चला गया, कुछ टाइम आपको मान लो कुछ दूसरा काम था वो आपने निकाल लिया। फिर आपको मान लो ओवरऑल बच रहे हैं कि भाई मैं एक दिन में मेरे पास अब 4 घंटे भी बचे या फिर 3 घंटे जितने भी बचे हैं। अब 3 घंटे बचे तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 1-1 घंटा मान लो तीनों सब्जेक्ट को दे दो। अब मैथ्स के लिए मान लो आपके पास स्फेयर में 1 घंटा आ रहा है। अब 1 घंटे में आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मैन्युअली कि भाई आपके पास कितना टाइम एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने के लिए। अब 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो, सारा नहीं पढ़ सकते हो, तो 1 घंटे में वही टॉपिक पढ़ो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल 11 के कुछ टॉपिक आपको लगते होंगे जो मैंने थोड़े पढ़ रखे हैं, या फिर 12 के वो टॉपिक जो अभी टेस्ट में नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गया, काफी टाइम हो गया लेकिन थोड़ा सा अगर मैं थ्योरी पढ़ूंगा तो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। देखो जेई में भी अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो, कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल जेई में बताओ? 75 कितना आते हैं? 75। अगर आपने 50 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट, मतलब जितने भी अटेम्प्ट किए, लेकिन अगर आपके 45 से 50 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो गए तो आपका काफी अच्छा मेंस का स्कोर आ जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज आपको बेसिकली 15 के आसपास रखना है। तो हो सकता है केमिस्ट्री में, जिसका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है क्योंकि केमिस्ट्री बेसिक आता है, तो केमिस्ट्री में हो सकता है आप 18 क्वेश्चन कर लो। फिजिक्स आपकी थोड़ी वीक है तो हो सकता है आपने 12 क्वेश्चन कर लिए। मैथ्स में आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, तो 10 लगभग हर सब्जेक्ट में आप 10 क्वेश्चन आराम से छोड़ सकते हो फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ही रहता है, सारे तो पॉसिबल नहीं कि आप 25 में से 25 कर पाओ। ठीक है, वो होता भी नहीं है, बहुत कम होता है। ठीक है, और फिलहाल आप जानते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो वो चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ देना जो आपने पढ़े ही नहीं हो। ठीक है, आप उन्हीं चैप्टर को अटेम्प्ट करना जिसकी आपने तैयारी अच्छे से करके रखी है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर मान लो बहुत कम टाइम है, 1 ही घंटा है मान लो एक्स्ट्रा पेपर की तैयारी करने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए, तो 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो, जो चैप्टर आपको आते हैं उन्हीं का रिविजन करो। जैसे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गया, फॉर एग्जांपल कुछ और चैप्टर हो गया जो पहले नहीं पढ़ा था, अभी पिछले टेस्ट में अभी आने वाला है, तो उसको मैंने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई देख लिया शॉर्ट में। ठीक है, मतलब उसके एक मतलब फ्लो चार्ट टाइप देख लिए, नोट्स देख लिए, थोड़ी इलस्ट्रेशन देख लिए, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लिए, तो थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ इस तरह के फॉर्मूला यूज होते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे एटलीस्ट फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है? मतलब वो जो चैप्टर जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, और ऐसा चैप्टर जिसके बारे में बिल्कुल ही नहीं आता है, तो अभी टाइम नहीं है उसको करने का। उसका टाइम कब आएगा? जनवरी में, जब हम पढ़ा देंगे उस चैप्टर को आपको। एक बार वो चैप्टर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कोनिक सेक्शन, ठीक है, अगर आपको कोनिक सेक्शन अभी नहीं आता है तो आप उसको क्वेश्चन को छूने से कोई मतलब ही नहीं है ना, और ना उसको पढ़ने से कोई मतलब है, क्योंकि आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो कोनिक सेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता तो छोड़ देना। तो सर अभी 12th को प्रायोरिटी देना है हाँ 11th 12th से। को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, 12th की प्रायोरिटी दे दो क्योंकि ऑलरेडी आपका स्कूल में 12th हो चुका है, राइट? तो 12th को आप प्रायोरिटी दे दो, फिर 11 के उन, अगर टाइम फिर भी बचता है तो 11 के उन टॉपिक को प्रायोरिटी देना जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, जो आप जिसको आप हाँ फॉर्मूला बेस करके या फिर थोड़ी थ्योरी पढ़ के एटलीस्ट एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। स्ट्रेट लाइन हो गया सर। हाँ बोलो। जैसे सर हमारी मिड टर्म्स होंगे अभी 15 से, हाँ हाँ सॉरी प्री बोर्ड, तो सर हाँ, उसके बीच में भी एग्जाम्स होंगे हमारे? नहीं एग्जाम्स तब नहीं होंगे, तब एग्जाम्स नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम्स चलेंगे उस समय। हम ये करेंगे, मेरा प्लान ये था कि मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगवा दूं उस समय, और मैथ्स की थोड़ी बहुत अपन करते रहे। मतलब आपको ज्यादा क्लास का बर्डन नहीं देंगे। टारगेट हम यही रखेंगे कि एक दिन में आपकी एक क्लास ही हो, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास एग्जाम का भी प्रेशर रहेगा। ठीक है, सर कुछ तो एग्जाम्स तो लगातार भी है। हाँ कुछ एग्जाम लगातार भी है, तो वो अच्छा आप सबका टाइम टेबल एक जैसे ही रहेगा कि अलग अलग रहेगा, अलग अलग स्कूल का? नहीं सर, कई का मॉर्निंग सेम है ना। हाँ तो फिर हम ये कर सकते हैं कि उस एग्जाम के हिसाब से प्लान कर लेंगे। जैसे मान लो अगर लगातार ही पेपर है तो उसमें क्लास नहीं लगाएंगे, मान लो किसी में 4-5 दिन की छुट्टियां या फिर ऐसा कुछ होगा तो उसमें हम एक ही क्लासेस प्लान कर लेंगे बीच में। ठीक है सर हाँ
कल जस सर कह रहे थे कि हमारे ऑफलाइन पेपर भी होंगे, हमारे ही स्कूल में होंगे कह के। हाँ तो हाँ, ये कुछ ही बच्चों के होंगे, सबके नहीं होंगे। मतलब इस हमारे बैच में से होंगे ना सबके? हाँ हाँ, आपकी बैच में से कुछ बच्चों को मुझे करवाने थे, वो होंगे। ठीक है। अच्छा, सबके नहीं। वो है किस पर्पस के लिए वैसे? वो आपको वहीं बता दिया जाएगा। ठीक है। ओके। सर एक हाँ डाउट बोलो। है, उसको व्हाट्सएप पे हाँ मेल कर बोलो, सकते हो please? क्या कह रहे हो? या फिर अभी क्लास में बता सकते हो? सर एक असाइनमेंट में भी अगली डाउट क्लास था। में क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? एक एक करके बोलो। सर वो ना थोड़ी एक्यूरेसी नहीं बन पा रही, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं बट लेकिन इनकरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहे हैं। हाँ तो आपको नेगेटिव तो करना ही नहीं, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि श्योरिटी नहीं है छोड़ दो। देखो पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, मैं यूं नहीं बोलूंगा ये वाला तरीका सबसे सही है। पहले तो कुछ बच्चे ऐसे, जैसे मेरी जब भी बच्चों से बात होती है वो सब्जेक्ट वाइज बांट लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे पहले मैथ्स अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, या फिर कुछ पहले पहले केमिस्ट्री को निपटा लेते हैं, फिर फिजिक्स लेते हैं, फिर मैथ लेते हैं। ठीक है, तो वो आपकी प्रायोरिटी रहेगी किसको आपको देना। तो जो भी आप अटेम्प्ट करो, जैसे मान लो हो सकता है आपने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन जनरली के टाइम कम लेते हैं कंपेरेटिव टू फिजिक्स एंड मैथ्स। तो ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटा पूरा ही केमिस्ट्री को देना है, 1 घंटा पूरा मैथ्स को देना है, 1 घंटा फिजिक्स को देना है। केमिस्ट्री अगर आपकी 35 या 40 मिनट में निपट रही तो निपटा लेना। ठीक है, फिर फिजिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना। दूसरी चीज, पहला टारगेट देखो, पेपर जब भी बनता है ना, जो भी टीचर पेपर बनाता है फिर जो भी चीजें करते हैं, तो पेपर में क्या होता है कि आप उसमें क्राइटेरिया रहता है। जैसे हम भी पेपर बनाते हैं ना, तो जैसे मान लो उसमें बोले 30% ईजी, 30% या फिर 30% मान लो हार्ड, या फिर 40% टफ मीडियम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें 20% या 30% ईजी पोर्शन रहेगा ही सही पूरे पेपर में। आप प्रीवियस ईयर जेई पेपर भी उठा के देख लेना, कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम बेसिक एनसीईआरटी लेवल पे आ जाते हैं। फिर आप सोचेगा ये जेई में कैसे पूछ लिया, क्योंकि उनको रखना ही रहता है। मतलब पेपर डिजाइन चाहे कोई भी आईआईटी करे, कोई भी प्रोफेसर करे, वो क्राइटेरिया रहता है कि आपको पूरा मीडियम नहीं बनाना है, पूरा ही टफ नहीं बनाना है, कुछ पोर्शन इजी रखना ही है। तो आपका काम क्या रहेगा, पहले तीनों सब्जेक्ट में इजी इजी वाला छाट लो, दिख जाएगा वो कि हाँ ये इजी है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ दिखता है, जेई बहुत सी बार ये करता है कि क्वेश्चन दिखाने में बहुत अजीब सा दिखा देगा, लेकिन होता बहुत इजी है। तो क्वेश्चन को देख के, शक्ल देख के मत जज कर लेना कि क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, गिवन डेटा उतारना, शांति से सोचना इसमें पूछा क्या गया। ठीक है, दिखने में भले टफ दिख रहा होगा लेकिन होगा बहुत आसान। तो पहले हमें टारगेट क्या करना है, इजी इजी क्वेश्चन। तो मान लो 25 में से चार सा क्वेश्चन इजी है, मान लो तीनों में, तो 4 4 4 12 क्वेश्चन आपने ये कलेक्ट कर लिए। फिर मीडियम वाले में से और थोड़े कलेक्ट कर लिए, फिर लास्ट में जाना हार्ड पे, अगर हो रहे हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। लेकिन तुक्के मत मारना, मतलब नेगेटिव मत करना। ठीक है, और बोलो। सर एडवांस थैंक बेस्ड यू सर। टेस्ट होंगे, एडवांस्ड बेस्ड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले एक्चुअली आपका टारगेट ये था, एडवांस की भी तैयारी हम स्टार्ट कर देंगे। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे ही होगा ना मेंस का, उसके बाद एडवांस की स्टार्ट कर देंगे हम, सेकेंड अटेम्प्ट के पहले ही। क्योंकि देखो पहला अटेम्प्ट तो आना ही वाला है जनवरी में। ठीक है, तब तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एडवांस, एक्चुअली देखो एडवांस मतलब क्या है कि चैप्टर्स तो वही है, लेवल ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और दूसरी चीज थोड़ी सी थ्योरी एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक बार आपका ये मेंस का कवर हो जाएगा तो उससे पहले आइडिया भी लग जाएगा आपका स्कोर के हिसाब से कितना आ रहा है। ठीक है, और बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एक्चुअली मुझे आज मेडिसिन लेनी पड़ेगी वापस, ठीक नहीं है तबीयत अभी भी। सर अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कैसी है? हाँ मेरा ठीक नहीं, एक्चुअली आज की क्लास जरूरी थी इसलिए, एक्स्ट्रा क्लास भी लेना था पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया दिन में। ठीक है, कोई और बात बोलो। नहीं सर। हाँ सर हाँ, और कुछ नहीं है डॉक्टर। मैं एक काम सर करूंगा अभी, तुमको एक तो नोट्स ये भेज दूंगा, और जो मैंने अभी बताया था वो वेक्टर बाइसेक्टर वाला, उसको मैं उसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन भेज दूंगा। और हाँ, आप अपने अपने डाउट्स भेज देना व्हाट्सएप पे, सर इस डाउट्स के लिए कोई वेडनेसडे दिक्कत नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दूंगा उसको। अच्छा एक चीज और मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से, आपका अपन एक काम करेंगे, आपकी जो बैच में जो कुछ एक ऐसा कुछ करेंगे, उसमें अपन एक डाउट डिस्कशन ग्रुप अलग बना लेंगे। एक मेन ग्रुप तो अलग है, उसमें अपन डाउट डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काम के मैसेज फिर हट जाते हैं। एक डाउट डिस्कशन ग्रुप अलग बना लेंगे, उसमें हर सब्जेक्ट के 2 2 टीचर ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास क्या कुछ नए 11 के भी टीचर्स आए हैं जो 11 के बैचेस ले रहे हैं, तो वो लोग भी फ्री रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे क्योंकि मेरे पास क्या थोड़ा बर्डन ज्यादा है,
ये सब मैनेज करना, बच्चों का अटेंडेंस वगैरह देखना, आप लोगों का परफॉर्मेंस चेक करना, फिर मीटिंग में जाना पड़ता है, वो सब प्लान करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो कुछ 11 के टीचर्स ऐड कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपको मान लो दिन में कभी भी या कभी भी डाउट आया, आपने भेज दिया तो उसको हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ग्रुप अपन बना लेंगे तीनों, उसमें तीनों सब्जेक्ट के आप डेली बेसिस पे डाउट भी अपने क्लियर कर सकते हो। और भी कोई आपको जैसे लगता हो कि सर हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। सर इस वेडनेसडे के टेस्ट रिजल्ट मेल पे शायद नहीं आए। नहीं आए क्या? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, उसकी कल रिपोर्ट बना के आपको मैं इंडिविजुअली शेयर कर दूंगा, या फिर अगर ऐसा हुआ जैसे कल अगर किसी को एक्स्ट्रा क्लास लगी तो उसमें सर को बोल दूंगा, वो आपको दिखा देंगे। जैसे सोमेश सर शायद लेंगे इसी एक्स्ट्रा क्लास, तो उनको मैं रिपोर्ट दे दूंगा, तो आपको शेयर दिखा देंगे। हर बार दिखाते हैं ना सर? यस हाँ, तो वो रिपोर्ट में ही बनाता हूँ, तो रिपोर्ट में बना दूंगा, तो सर को मैं बोल दूंगा, तो आपको दिखा देंगे। ठीक है सर मैं अपना मेल आईडी आपको सेंड कर दूं, शायद रजिस्टर्ड नहीं है मेरा मेल आईडी। ठीक है, भेज देना। सर 11th की रिवीजन कब से स्टार्ट है? 11 का जनवरी में। और कुछ सर 11th में किस चैप्टर पे फोकस करना चाहिए? मैं मैथ्स में पूछ रहा था, मैंने 11th में बहुत मतलब। अच्छा 11th में देखो मैंने जो टारगेट लिया था, क्योंकि देखो आपको प्रोबेबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो प्रोबेबिलिटी के पहले मैं एक बेसिक पीएनसी और बाइनोमियल का एक एक दो लेक्चर लेके पीएनसी बाइनोमियल कवर करूंगा। तो पीएनसी बाइनोमियल तो आपको कवर करना ही है। इसके अलावा अगर आपको 11th में कुछ टॉपिक अगर टारगेट करने, तो सबसे तो एक तो स्टैटिस्टिक्स, फिर ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, क्योंकि इनके एक एक क्वेश्चन फिक्स और इजी भी आते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये तो दो टॉपिक करने, मतलब दो क्वेश्चन अपने फिक्स हो जाएंगे भाई, दो क्वेश्चन तो मैं सही करके आना ही है अपन को, एक तो स्टैट्स का और मैथमेटिकल रीजनिंग का। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको पढ़ूंगा मैं। फिर आपका पीएनसी बाइनोमियल कवर होगा, तो पीएनसी बाइनोमियल अच्छे से हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक, ये। ठीक है, और फिर अगर लास्ट में हमारे पास टाइम बच जाता है, तो फिर हम स्ट्रेट लाइन, सर्कल, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट प्रायोरिटी कोनिक सेक्शन, क्योंकि कोनिक सेक्शन में काफी टाइम चाहिए रहता है। तो कोनिक और लेवल सेक्शन ऑफ द का क्वेश्चन यूज भी अच्छा है। 3D ज्योमेट्री में नहीं होता? कोनिक का नहीं होता इतना, बहुत कम। ओके सर। सर 3D ज्योमेट्री में प्लेन्स वाला टॉपिक भी कराओगे ना? हाँ हाँ, पूरा 3D करूंगा। 3D आपका इतना अच्छा से करा दूंगा कि आपका जेई के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 3D की चिंता मत करना, बस क्लासेस मिस मत करना। मेरे जितने अभी 5-6 साल में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया 3D के, कभी क्वेश्चन उनके गलत नहीं हुए। मेरा क्लास इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, आपका 3D स्ट्रांग हो जाएगा बोर्ड्स के लिए भी, क्योंकि बोर्ड्स में भी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछते 3D से, और जेई के लिए भी। ठीक है, अच्छा आप लोगों में से अगर अभी भी कोई ट्यूशन अगर जाता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट मैथ्स की और फिजिक्स मतलब नहीं ही जाओ तो ही अच्छा है। सर मेरा बस बायो का ही ट्यूशन है, और पीसीएम में से तो है नहीं किसी का। हाँ बायो चलेगा, बायो अगर जाना है तो, लेकिन बाकी का मत जाया करना। आपसे आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप फुल सिलेबस पेपर चालू हो गए, डेली का होमवर्क भी करना है, असाइनमेंट करना है। ठीक है, तो अब आपके लिए ट्यूशन है। हाँ, तो कोशिश करो आप, देखो इसके साथ ही कवर करो। आपको मैंने आपको बताया ही था कि हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे फरवरी में। ठीक है, जिसमें आपको पूरा आपका बोर्ड्स की तैयारी करा देंगे आपको। सर अपन मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, सबसे अच्छा टॉपिक है वो तो करना ही है। हाँ ठीक है, मैंने सुना था सर जेई में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उससे। अरे नहीं नहीं, हो जाएंगे आपसे, डरो मत। वो चैप्टर ऐसा है, मतलब वो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आता। मतलब उसकी अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो वो उसका शॉर्ट एक क्वेश्चन सही आना ही है अपन को। टाइम निकालने के लिए बायो भी छोड़ दी, पीसीएम की स्टूडेंट तो तब भी। क्या चल, अब वो आपको बायो लेने ही, मतलब ये था कि अगर आप जेई फोकस थे तो बायो नहीं लेनी चाहिए, फिर भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ बस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जितना स्कूल में पढ़ा है थ्योरी रट लेना, और पेपर के टाइम पढ़ लेना। नहीं तो पेपर के टाइम पे भी 5-6 दिन का गैप तो होता ही है जनरली। बाय सर। चलिए ठीक है, चलिए, है ना। थैंक यू सर, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट थैंक यू सर, एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर सर, बाय सर। बाय बाय।